दरअसल बात कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कई मायनों में बहुत यूनिक, बहुत दिलचस्प है। पहली बात, अगर सम्मान की दृष्टि से देखें तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो आपने पढ़ी है और एमओ थ्योरी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, उनमें थोड़ा सा फर्क है। ज्यादा रिस्पेक्टेड कौन है? एमओ थ्योरी। ज्यादा एक्यूरेट कौन मानी जाती है? एमओ थ्योरी। और वैज्ञानिक ज्यादा भरोसा किस पर करते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पर। अरे तो इतने दिनों तक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ाते रहे आप, तो हमारे सिलेबस में मेन वही है। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कुछ डिस्टिंक्ट खूबसूरतियां हैं। क्या? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आप बहुत आराम से समझ सकते हैं, बहुत आराम से अप्लाई कर सकते हैं, काफी वाइड मॉलिक्यूल्स पर अप्लाई कर सकते हैं, बहुत हाई फंडा कैलकुलेशंस की जरूरत नहीं पड़ती, एक्स्ट्रा टूल्स की जरूरत नहीं पड़ती। ये उसके प्लस पॉइंट्स हैं। माइनस पॉइंट, एक लिमिट से ज्यादा एक्यूरेट नहीं है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। जैसे जैसे अगर आपके पास कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं जो बिल्कुल एक जैसे या इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स नहीं हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि किसका कंट्रीब्यूशन कितने परसेंट है, एग्जैक्ट बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। आप रफ अनुमान लगा सकते हैं, एक्यूरेट कुछ नहीं बोल सकते। ये सारी समस्याएं कम हो जाती हैं एमओ थ्योरी में, जहां बड़ी एक्यूरेसी से बात होती है। यही नहीं, एमओ थ्योरी अगर आप एक्सट्रीम केसेस पे चले जाओ तो हर तरह की बॉन्डिंग पे लग जाती है, आयनिक, कोवलेंट, मेटलिक, सबके सब स्पेशल केस कंसीडर करके उसमें एब्सॉर्ब करे जा सकते हैं। वो बहुत विविध और साउंड थ्योरी है। तो बुराई क्या है? किसी को क्यों नहीं ले लेते? कॉम्प्लेक्स है। एमओ थ्योरी में प्रॉपरली ढंग से सॉल्व करने के लिए पहले तो लोगों को सुपर कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ती थी। कुछ कैलकुलेशंस तो ऐसे हैं जिन पे सुपर कंप्यूटर्स भी हाथ खड़े कर देते हैं कि मान लिया जाता है कि ये होंगे ही नहीं। तो क्योंकि थ्योरी कॉम्प्लिकेटेड है और सहज रूप से जिस तरह से आप प्यार से कुछ लाइनें खींचकर बॉन्ड बॉन्ड बनाकर स्ट्रक्चर बना लिया करते थे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, वो चीज एमओ थ्योरी में नहीं है। इस वजह से एमओ थ्योरी हमारी सिलेबस में बहुत जरा सी है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल क्वेश्चन लगभग तय इससे आते हैं। 10 में से 8 पेपर्स में एमओ थ्योरी का क्वेश्चन होता ही होता है। और एमओ थ्योरी में 15-20 ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, तो 50 साल के इतिहास में तो बहुत पूछे गए होंगे। एक एक क्वेश्चन ऐसे भी हैं, कुछ एक तो जो 8-8 10-10 बार रिपीट हुए हैं और आज भी होते चले जा रहे हैं और आगे भी होते चले जाएंगे। क्यों? एमओ थ्योरी आगे जब आप और हायर स्टडीज करेंगे इंपॉर्टेंट है। हर पेपर सेटर चाहता है कि आप इसको वेटेज देकर पढ़ें, बेसिक समझ लें, हाई फाई ना पढ़ें तो बेसिक से एक बार समझ लें, और उसके बाद जब आपको और एडवांस लेवल पर पढ़ाएं तो आपको इसको कैच करने में आसानी होगी। इसलिए हमारा सिलेबस सबसे पहले आप सुन लीजिए क्या है। हमारा सिलेबस सिंपल है और वो है होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। क्या है? होमो न्यूक्लियर। होमो मतलब एक जैसा, न्यूक्लियर मतलब जिसका न्यूक्लियस एक जैसा हो। मतलब जैसे जैसे हाइड्रोजन H2, इसमें 2 एटम्स हैं और दोनों का न्यूक्लियस एक जैसा है। O2, दोनों एटम्स एक जैसे हैं, न्यूक्लियस एक जैसा है। O3 में भी तो एक जैसा है। हाँ जी, इसीलिए बोला है डाई एटॉमिक। डायटोमिक क्यों बोल रहे हैं आप? एक्चुअली इसमें गड़बड़ रहती है। 3 एटम्स भी आते हैं, ओजोन भी आ जाती है, लोग कांपने लगते हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है मामला, उससे सॉल्व नहीं होता। तो हमारे सिलेबस में सिर्फ होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, बस इन्हीं की बात करी गई है कि भगवान इतना कर दें आप, इसमें भी हम खुश हो जाएंगे। सारे ना टिल एटॉमिक नंबर 10। अच्छा, तो मॉलिक्यूल कितने से? मैं तो वही कह रहा था, मॉलिक्यूल है ही कितने से, लेकिन है बहुत काम की थ्योरी, इंपॉर्टेंट बहुत है। आपको मजा आएगा सुनकर। आसान है, बहुत आसान है। जितना हमें करना है उतना तो काम बड़ा आसान है। तो शुरू करें। आइए आगाज करते हैं। किसका? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। किसने प्रपोज करी थी थ्योरी? 2 महान वैज्ञानिक थे, रॉबर्ट मॉलिकन है और उसके साथ साथ आप देखेंगे वो हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी याद है, वो हंस जी हैं। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर फॉर्मुलेट किया था एमओ थ्योरी को। हाँ, थ्योरी क्या थी, assumptions क्या थे? जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अगर आपको याद हो, उसमें assumption था कि कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? when half filled valence orbital of one atom overlaps the half filled valence orbital of another atom in proper direction.
सही दिशाओं से अगर दो हाफ फील्ड बैलेंस ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ये अजम्पशन था किसका? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। एमओ थ्योरी क्या मानती है? और एमओ थ्योरी ने कहा कि हम तो और एक्यूरेट हैं। अगर आप और एक्यूरेट हैं तो आपको एक स्टेप ऊपर जाके बात करनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा जी जब हम एक स्टेप ऊपर जा रहे हैं तो हम अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स भी देख लेंगे। जब एटम्स करीब आते हैं तो क्या सिर्फ वैलेंस शेल के ऊपर असर पड़ता है? नहीं, एक का न्यूक्लियस दूसरे के न्यूक्लियस को भी रिपेल करता है, दूसरे के इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करता है, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड दूसरे के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिपेल करते हैं। बहुत सारा इंटरेक्शन होता है। आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि सिर्फ बैलेंस शेल का ही महत्व है? बात तो सही लगी लोगों ने कहा कि हाँ भाई बात तो ठीक है आपकी। तो एमओ थ्योरी ने पहले तो सीना तान के बहुत बड़ी बात बोल दी। उन्होंने कहा जी ऑर्बिटल की ओवरलैप की बात करते थे ना बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। हाँ, तो हम बहुत बड़ी शानदार चीज बताते हैं आपको। ऑर्बिटल्स कहां से आई? श्रोडिंगर इक्वेशन से आई। श्रोडिंगर इक्वेशन कैसे लिखी? एक न्यूक्लियस था, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड थी, उसमें इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना था, उसी में वेव इक्वेशन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वगैरह का एकदम बढ़िया लगाकर और हमने श्रोडिंगर इक्वेशन डिराइव कर ली थी। फिर सॉल्व किया था, सॉल्व करके ऑर्बिटल्स निकाली थी जिनको कहा गया था कि ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ऐसे बोला था। हाँ जी। अब क्या हुआ? अब लोगों ने कहा कि ठीक है वो बढ़िया था। अब एमओ थ्योरी में आप क्या कर सकते हो? ऐसा है एक न्यूक्लियस की बजाय मान लो जैसे O2 का मॉलिक्यूल है, दो न्यूक्लियस है, दो न्यूक्लियस की इलेक्ट्रिक फील्ड में फिर से इलेक्ट्रॉन डालना शुरू करो, फिर से उन पर वेव इक्वेशन लगाओ, फिर से उन पर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगाओ और वो पूरा का पूरा श्रोडिंगर इक्वेशन का डेरिवेशन रिपीट कर लो। जो भी नया मॉलिक्यूल देखो उसके न्यूक्लियस सजाकर डेरिवेशन बार बार रिपीट करते जाओ और आपको नए नए वहां पर जो ऑर्बिटल्स मिलते थे वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहलाते थे और यहां जो मिलेंगे उन्हें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कह देंगे। और जैसे ही उन इलेक्ट्रॉनों का वर्णन आप करेंगे आपको सारी डिटेल्स उस मॉलिक्यूल की पता लग जाएंगी। अब सिद्धांत तो बढ़िया है, इसमें कोई शक नहीं है, पर दुख की बात यह है कि ये बहुत बहुत मुश्किल है इंप्लीमेंट करने पर। श्रोडिंगर की इक्वेशन सॉल्व करना कोई मजाक नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन के लिए तो लोगों के पसीने छूट जाया करते थे, तो एक्यूरेटली एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा के लिए सॉल्व ही नहीं होती थी, अप्रोक्सीमेशंस करने पड़ते थे लोगों को। और सिंगल न्यूक्लियस के लिए तो मल्टी न्यूक्लियस मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए पागल कर देंगे वो। हाँ करेंगे। तो यार वो तो ये तो अच्छा काम नहीं है, कुछ आसान चीज सोचो, एटलीस्ट डुएबल चीज सोचो। तो मुश्किल भी होगी अपन कर लेंगे, पर करने लायक तो यार ये तो बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, तो लोगों ने कहा कि उपाय निकालते हैं। पहली बात तो लेकिन एक कंसेप्ट पर तो हम सहमति देते हैं कि जब एटम्स कंबाइन करते हैं, हाँ जी, तो इलेक्ट्रॉन्स अब एटॉमिक ऑर्बिटल्स में नहीं रह गए हैं, अब कुछ नई ऑर्बिटल्स प्रकट हो गई हैं जिनका नाम रखा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, क्योंकि मॉलिक्यूल में है तो वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, ऐसे बनी है। लोगों ने कहा भाई एक तो तरीका था कि शुरू से नहीं डिराइव कर लो, मुश्किल लग रहा है आपको, तो वैज्ञानिकों ने एक और फॉर्मूला दिया। उन्होंने कहा एक और अच्छा कंसेप्ट बताते हैं आपको, आप ऐसे देखिए। एक बार श्रोडिंगर आपने एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए तो सॉल्व कर ली, बहुत मेहनत लगी आपको। लोगों ने कहा हाँ जी मेहनत तो लगी लेकिन सॉल्व कर लिया हमने, वेरी गुड। अब एक एटम है, हाँ जी, उसके एटॉमिक ऑर्बिटल है, हाँ जी, दूसरा एटम है बिल्कुल, और उसके भी एटॉमिक ऑर्बिटल है बिल्कुल। तो जब वो करीब आएंगे, हाँ जी, तो ओवरलैप करेंगे बिल्कुल, कंबाइन करेंगे बिल्कुल, बॉन्ड बनाएंगे। हाँ हाँ आगे तो बोल। हाँ तो जब जब वो आएंगे बॉन्ड बनाएंगे तो उस प्रोसेस में आप ये कह सकते हो कि MO कैन बी ऑब्टेन्ड, यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स को कंबाइन करके MO की कल्पना करी जा सकती है। अच्छा, तो लोगों ने कहा तो हाइब्रिडाइजेशन में भी था, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यहां भी आप मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कर रहे हैं, बहुत बड़ा अंतर है। हाइब्रिडाइजेशन में एक ही एटम के ऑर्बिटल्स मिक्स होते थे और यहां पर अलग अलग एटम्स के ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल भी एटॉमिक ऑर्बिटल ही थे और यहां अलग अलग एटम्स मिल रहे हैं, तो नई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रही है। ये काम नया हो रहा है, पर फिर भी शर्तें वही रहेंगी। कैसे? जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होंगी, कंबाइन होंगी, फ्यूज होंगी, मर्ज होंगी और बनाएंगी नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, दे मस्ट हैव सेम और
नियरली सेम एनर्जी। सेम या नियरली सेम एनर्जी हो, शेप वेव भी उनके ठीक हो, तभी ये हो सकता है। शेप वेव ठीक होगा क्या मतलब है, आगे जब हम कॉम्बिनेशन करेंगे तो बता देंगे आपको। यहां पर थोड़ा सा मैसी हो जाएगा इसको समझाना, पर आप ये देखें पॉइंट बड़ा अच्छा है कि कंबाइन कौन सी एटॉमिक ऑर्बिटल्स जुड़ के एमओ बना सकती हैं। जवाब है भैया, जिनकी एनर्जी सेम हो या नियरली सेम हो और शेप भी मिलते जुलते ठीक ठाक हो, कंबाइनेबल हो, वो बना सकती हैं। ठीक है, कोई फर्क है एटॉमिक और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में? हाँ जी, बहुत सारे फर्क हैं और सबसे बड़ा फर्क क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल का एक ही सेंटर होता है, उसी के अबाउट एस या पी या डी या एफ ऑर्बिटल बनते हैं। एमओ के एक से ज्यादा सेंटर है, कम से कम 2 सेंटर होंगे, हो सकता है 3 हो सकता है 4 सेंटर हो जाए, और इलेक्ट्रॉन्स उसके इर्द गिर्द डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स पॉलीसेंट्रिक हैं, वो मोनोसेंट्रिक नहीं है। ठीक है, कोई और चीज बताना चाहें? हाँ, फिर एक तो ये हो गया भाई, एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो एमओ बनेगा। दूसरा प्रश्न था कौन कंबाइन करेगा, जवाब मिला भाई बराबर बराबर की एनर्जी वाले कंबाइन कर जाएंगे तो मिल जाएंगे। फिर डिफरेंस क्या है, सिंगल सेंट्रिक पॉलीसेंट्रिक, ठीक है, और भी कुछ है? हाँ, अब कोई रूल्स है क्या कि भाई एमओस जो बना रहे हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स को कंबाइन करके आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना रहे हैं, तो कैसे कोई नियम कानून है? हाँ है। क्या है? एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। ये कैसा लॉ होता है? एक टपोरी नाम है, मैंने दे दिया है, ये कोई ऑफिशियल लॉ नहीं है, पर हाँ चीज वैसी ही है। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं, उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। द नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स दस प्रोड्यूस्ड। ठीक है, अच्छी बात है। फिर कंबाइन तो करते हैं, पर इनके कॉम्बिनेशन से होता क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब जुड़ रहे हैं, तो आप मजे की बात देखिए, बड़ी अद्भुत बात देखिए, 2 तरह के एमओ बनते हैं। कौन से? अगर आप कहेंगे भाई ये है एक एटॉमिक ऑर्बिटल और ये है दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल, ये कंबाइन करते हैं, ठीक है, इनके कॉम्बिनेशन के फलस्वरूप पता है, ऐसे ऐसे डॉटेड लाइन, मतलब कंबाइन करके ऐसे एक सिंबलिज्म है हम बना रहे हैं, और इनसे अगर उन्होंने बनाया ये क्या है? ये है एमओ। तो एक बनते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स और एक बनते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अच्छा, तो ये क्या है? पहले सुन लीजिए कौन कौन से हैं। 2 तरह के बने। पहले ये थे, जब ये येलो वाले एटॉमिक ऑर्बिटल थे, तब ब्लू वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं थे, एटम्स दूर दूर थे, एटम्स करीब आए, तो अब एटॉमिक ऑर्बिटल्स का अस्तित्व समाप्त हो गया, एटॉमिक ऑर्बिटल्स गायब हो गए, वो हैं ही नहीं, और उनकी जगह प्रकट हो गए कौन? उनकी जगह प्रकट हो गए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ओके, दैट्स लवली। और ये कौन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं? आप देख सकते हैं 2 तरह के हैं, एक है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और दूसरे हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। बॉन्डिंग एमओस और एंटी बॉन्डिंग एमओस। ठीक है, देख सकते हैं डायग्राम में भी दिख रहा है, एटॉमिक ऑर्बिटल से कम एनर्जी है किसकी? बॉन्डिंग एमओ की, और एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा एनर्जी है एंटी बॉन्डिंग की। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग एमओ में जाएंगे तो सिस्टम की एनर्जी कम हो जाएगी और उससे बॉन्ड की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में चले गए, तो एटॉमिक में ही अच्छे थे, एंटी बॉन्डिंग में तो और बुरा लग रहा है, तो उससे उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी और स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। अच्छा पॉइंट ध्यान दे, बॉन्डिंग एमओ हैज लोअर एनर्जी, ठीक है, एंड इट हैज ग्रेटर स्टेबिलिटी एज कंपेयर टू, 2 चीजें, एक तो जो पुरानी एटॉमिक ऑर्बिटल थी उससे भी अच्छी होती है बॉन्डिंग एमओ, और एंटी बॉन्डिंग से तो हमेशा ही अच्छी होगी बॉन्डिंग एमओ। ऐसा है, दुनिया की हर बॉन्डिंग एमओ दुनिया के हर एंटी बॉन्डिंग से अच्छी होगी? 2 ऑर्बिटल के मिक्स होने से एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग बनी, उनकी आपस में तुलना हो रही है, ब्रह्मांड के हर ऑर्बिटल की एक दूसरे से तुलना नहीं हो रही है। ठीक है, अच्छा, एटॉमिक ऑर्बिटल क्या बताती थी? एटॉमिक ऑर्बिटल बताती थी कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, या एक तरह से एटॉमिक ऑर्बिटल या जो साई वेव फंक्शन आप डिफाइन करते थे, उससे आप वर्णन कर सकते थे कि भाई न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है।
कर सकते थे, राइट? वैसे ही अगर आप एमओ की बात करेंगे तो एमओ क्या बताती है? एक न्यूक्लियस नहीं, एक ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई है, उसके इर्द-गिर्द इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैसे फैला हुआ है, इसकी जानकारी आपको मिलेगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के वेव फंक्शन से। और नेचर क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की प्रॉपर्टीज क्या हैं? ये बहुत मायनों में एटॉमिक ऑर्बिटल से मिलती-जुलती हैं। किसी एक एमओ में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और वो भी ऑपोजिट स्पिन्स के साथ रहेंगे, सेम स्पिन्स के साथ नहीं रहेंगे। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जी हाँ। तो क्या पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एमओस में भी लगता है? हाँ। आउबाउस प्रिंसिपल भी लगता है, जी हाँ। अगर कई सारी एमओस हैं तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लोएस्ट एनर्जी एमओ में जाएंगे, उसके बाद उससे हाई एनर्जी में जाएंगे और उसके बाद एक-एक करके हायर में चले जाते हैं। अगर एक ही एनर्जी वाली एक से ज्यादा डिजेनरेट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स उपलब्ध हैं तो इलेक्ट्रॉन्स सबसे पहले उन्हें पैरेलल स्पिन से ऑक्यूपाई करेंगे और उसके बाद पेयरिंग चालू होगी, which was Hund's rule of maximum multiplicity. This was also followed by molecular orbitals. Oh wow! और वो जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स था, यहां भी वही है, बस वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ फुल्ली फिल्ड या हाफ फिल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में तब्दील हो जाएगा और वो एज इट इज लगेगा। तो जिस तरह के नियम कानून बकायदा चलते थे किसके लिए? एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लिए, वैसे के वैसे ही चलेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के लिए। और ये बड़ा खुशी की बात है, लोगों को भी अच्छा लगता है कि हाँ चलो पढ़ा हुआ है, कोई नई चीज नहीं आ रही है, ठीक है। अब आप ये देखें कि जब हम कंबाइन कर रहे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स को, अगला प्रश्न उठता है कि ये कॉम्बिनेशन कैसे करेंगे? कि ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे या सिंपली जोड़ देंगे या एवरेज ले लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई नया मैथमेटिकल फंक्शन निकाल देंगे, कैसे कंबाइन करेंगे? तो वैज्ञानिकों ने कहा बहुत ही सिंपल, उन्होंने कहा एक लकाओ मेथड। पकाओ मत, लकाओ, LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अगर पहली एटॉमिक ऑर्बिटल का वेव फंक्शन है psi 1 और दूसरी का वेव फंक्शन है psi 2, तो एमओ का वेव फंक्शन psi होगा psi 1 प्लस psi 2, बस। दैट्स इट, दैट्स इट। ओ माय गॉड, आप सीधे जोड़ रहे हो। थोड़ा सा ओवर सिंप्लीफिकेशन है। इनफैक्ट अगर आपको याद हो, हमने कहा था 2 तरह के एमओस बनते हैं। कौन से? एक बनते हैं बॉन्डिंग और एक बनते हैं एंटी बॉन्डिंग। अच्छा, तो एक है अगर 2 वेव फंक्शंस आप कंबाइन कर रहे हो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के फलस्वरूप बनता है बॉन्डिंग और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के फलस्वरूप बनता है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ये क्या थे? एक बार बात भी कर लेंगे इनकी। थोड़ा धीमे-धीमे चलिए, पहले एक ही सेंटेंस बोलना चाहता हूं मैं। कैसे? अगर एटॉमिक ऑर्बिटल्स को कंबाइन करके ही बना रहे हैं एमओ, अभी तक तो हमने साहित्यिक बातें करी कि हाँ ऐसा कर सकते हैं, ऐसा करेंगे। और जब अब लोगों ने कहा कि ठीक है हमारी समझ में आ गया, अब करो। कैसे करोगे? कंबाइन करेंगे ना, तो कैसे कंबाइन जोड़ दोगे, क्या करोगे? तो ये भी हो सकता था कि सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर ऐसे स्क्वायर करके जोड़ दें, क्यूब करके जोड़ दें, स्क्वायर रूट लेके जोड़ दें। कैसे जोड़ रहे हो? तो वैज्ञानिकों ने कहा सिंपल रखते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन करो, डायरेक्टली वेव फंक्शन जोड़ दो, दैट्स इट। अच्छा, this is called, and by the way, this is regarded only as an approximated method, but linear combination of atomic orbital, ये लकाओ मेथड बढ़िया चलता है, ठीक है। क्या था इसमें? वेव फंक्शन साइ मानते हैं, ठीक है। साइ अगर आपको याद हो, फिजिकल इसकी सिग्निफिकेंस नहीं होती, पर साइ स्क्वायर रिप्रेजेंटेड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट एनी पॉइंट इन इन अ स्मॉल वॉल्यूम dv अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। अब जब आप एटॉमिक ऑर्बिटल्स को कंबाइन कर रहे हैं और उससे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना रहे हैं, शर्त क्या थी? एक बार रिवाइज करिए फटाफट। सेम या नियरली सेम एनर्जी, सिमेट्री या एक्सिस वगैरह भी उनकी सेट होनी चाहिए। इसकी फील आपको नहीं आएगी तो भाई डायग्राम्स बनाऊंगा तो आपको फील दिला दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और बढ़िया ओवरलैप होनी चाहिए, ऐसा ना हो दूर दूर ही रह जाए, थोड़ी ओवरलैप हो ताकि कंबाइन करने की पॉसिबिलिटी तो बने, ठीक है। कंबाइन कैसे करेंगे? लीनियर कॉम्बिनेशन लिखते कैसे हैं? अब ये चीज देखिए, वैज्ञानिकों ने कहा कि भाई 2 वेव फंक्शन है, अगर सिंपली ऐड कर दो तो इससे मिल जाएगी बॉन्डिंग एमओ। अच्छा, ठीक है। और इसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ये होती क्या है? ये तो पहले भी समझ में नहीं आई थी। सच तो ये है कि हम इसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर भी
एक बार फिर से इस आइडिया को, बहुत सरल सा आइडिया, इसको रिपीट कर देते हैं, ताकि अगर तब आप असहज थे तो अब सहज हो जाएं, और अगर पहले देख भी चुके थे और सहज भी थे तो दोबारा सुनना कोई मुश्किल काम नहीं, आपको मजा आएगा। देखिए, वेव क्या थी? जैसे कोई तार है, उसमें वेव जा रही है, तो पार्टिकल्स ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे सब अपनी जगह उठक बैठक लगाते हैं, राइट? तो आप ये देखिए, एक वेव एक्स है, क्या हो रहा है? पार्टिकल ऊपर नीचे जा रहे हैं, कोई कभी ऊपर आता है, कोई कभी, कोई अलग कोई अलग कोई अलग, तो ओवरऑल वो आपको ऐसे वेव के रूप में दिखता है। वेव वाई, इसमें भी उठक बैठक हो रही है, हाँ जी। तो एक वेव चल रही है, दूसरी वेव चल रही है, अगर ये दोनों वेव्स एक साथ एक ही पॉइंट पर आ जाएं, तब क्या होगा? तब हम कहते हैं, फिजिक्स में एक प्रिंसिपल है जिसमें वो कहते हैं कि जितना डिस्प्लेसमेंट है एक के कारण और जितना डिस्प्लेसमेंट है दूसरे के कारण, उनको जोड़ दो, तो एक और दूसरे के कारण जोड़ के यहां आ गया, तो एक ऐसी थी, दूसरी ऐसी थी, तो कॉम्बिनेशन कैन बी एकदम बहुत भयंकर वाली वेव इस तरह की बन सकती है। अच्छा, ये कब होगा? ये तब होगा जब उनके डिस्प्लेसमेंट्स ऐड अप हो जाए, एक का इतना दूसरे का इतना, ऐड होके इतना आ गया, और इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इफ देयर एम्पलीट्यूड्स सिंपली ऐड अप। तो बहुत मजा आएगा, हाँ, बहुत ही मजा आएगा। इसको क्या कहते हैं? ये है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, कंस्ट्रक्टिव बोल रहे हो तो डिस्ट्रक्टिव की भी फीलिंग आती है। हाँ, तो क्या कुछ डिस्ट्रक्टिव हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या होगा? डिस्ट्रक्टिव कैसे होता है वो भी बताता हूं आपको। अगर आपके पास है दो वेव फंक्शन, सब्ट्रैक्ट हो जाएं तो वो हो जाएगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर सब्ट्रैक्ट हो जाएं तो हो जाएगी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो बहुत खतरनाक है, ऑफ कोर्स ये बहुत खतरनाक है। अब इसमें अगर आप देखें, गौर फरमाएं, तो डिस्ट्रक्टिव में क्या होगा? एक वेव फंक्शन, बल्कि यहीं पे ढंग से दिखाता हूं, एक वेव एक्स है, उससे थोड़े कम एम्पलीट्यूड की एक वेव वाई है। एक ने कहा ऊपर चल, दूसरे ने कहा नीचे चल, तो ऊपर नीचे, ऊपर ऊपर तो ऐड हो गया था, तो ऊपर नीचे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो एक्स भी थोड़ा सा दब जाएगी, ऐसी हो जाएगी, जेड बन जाएगी इस तरह से, विच इज एक्स प्लस वाई। अच्छा, और अगर जितना ऊपर था उतना ही नीचे थी, दोनों दोनों वेव्स बराबर से ऊपर नीचे जाती, एग्जैक्टली कैंसिल करके एकदम जीरो पर भी आ सकती है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंप्लीट डिस्ट्रक्शन भी करा सकती थी। ठीक है, इसमें क्या होगा? इसमें तो वेव की बैंड बच जाएगी, हाँ जी। इसमें अच्छा हुआ नहीं, बुरा तो लग रहा है। इससे बनती है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। अच्छा, तो वहां से बॉन्डिंग, जी हाँ, और यहां से एंटी बॉन्डिंग, बिल्कुल ऐसे हैं बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, अब एक चीज देखिए, दो न्यूक्लियाई है, अगर दोनों न्यूक्लियाई के बीच में, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से क्या था? हमने कहा था कि दोनों न्यूक्लियाई के बीच में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। कायदे में वो रिजल्ट एमो थ्योरी से भी आना चाहिए। आ रहा है क्या? अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है, डिस्ट्रक्टिव हो रही है, आप देखिए जीरो हो गई है, मिनिमम हो गई है। ठीक है, मेक सेंस, अच्छा लगता है, राइट? फिर से याद दिला दूं, दो तरह के थे, बॉन्डिंग एमोस और एंटी बॉन्डिंग एमोस। बॉन्डिंग एमोस और एंटी बॉन्डिंग एमोस एक बार कंपेयर कर लीजिए। इतनी सारी बातें बोल दी हमें, हम कंफ्यूज हो रहे हैं। एक बार मैं समरी दे देता हूं आपको अच्छा लगेगा। देखिए, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग एमोस अगर ऐड हो जाए वेव फंक्शन तो उनसे बनती है बॉन्डिंग एमो, और अगर सब्ट्रैक्ट हो जाए तो उनसे बनती है एंटी बॉन्डिंग एमो। पहला पॉइंट, ठीक है, इसी को मैथमेटिकली लिख लीजिए, साई ए प्लस साई बी, ये है साई बॉन्डिंग, और साई एंटी बॉन्डिंग है साई ए माइनस साई बी। ठीक है, प्लस का मतलब क्या था? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस थी, माइनस का क्या मतलब था? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस थी। थर्ड पॉइंट याद रख सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव थी, मजा आएगा रहने में, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, एनर्जी लोअर है इसकी, तो बॉन्डिंग एमओ की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल के मुकाबले कम हो जाती है, और एंटी बॉन्डिंग की एटॉमिक के मुकाबले बढ़ जाती है, लोअर एंड हायर। बिल्कुल आमने सामने, बहुत ही आसान, बहुत सुंदर और बहुत यूजफुल कंपैरिजन। दोनों न्यूक्लियर के बीच में इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी बॉन्डिंग के केस में, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस थी, और घट जाएगी एंटी बॉन्डिंग के केस में क्योंकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस थी। तो इट इंक्रीजेस वर्सेस इट डिक्रीजेस इन द स्पेस बिटवीन द टू न्यूक्लियाई।
एक थोड़ी सी रहस्यमय बात करना चाहता हूं। एक शब्द है नोडल प्लेन या नोडल सरफेस, बोलना ज्यादा अच्छा है। एंटी बॉन्डिंग में हमेशा नोडल सरफेस होगी। बॉन्डिंग में हो सकता है हो सकता है ना हो। नोडल सरफेस क्या होती है? ये नई चीज बोल दी आपने। हाँ, बोल तो दी, अभी समझाऊंगा अभी इसे, पर थोड़ी देर रुक जाओ, अगली स्लाइड पर आएंगे। बस एक छोटा सा नोटेशन बता देता हूं। कौन सा? सिग्मा या पाई, ये क्या है? ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के नोटेशन है। सिग्मा स्टार और पाई स्टार क्या है? ये एंटी बॉन्डिंग के नोटेशन है। अरे ये तो सिग्मा पाई नोडल सरफेस, क्या क्या बातें करनी शुरू कर दी आपने। बता रहा हूं, तसल्ली रखिए, अभी बता रहा हूं। एक एक करके इन शब्दों को देखेंगे। पहले आइए एक बार सिग्मा और पाई, ये नए शब्द नहीं है आपके लिए। हाँ हाँ, सुन रखे हैं हमने। कहाँ सुने? वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी थी, जो दुश्मन है वो थ्योरी की। हाँ, लेकिन दुश्मनों से भी अच्छी चीजें सीख ली जाती हैं। तो पॉलिंग साहब ने जो शब्द यूज करे थे, कौन से? कि अगर डायरेक्ट अलोंग द एक्सिस ओवरलैप हो रही है या हेड ऑन ओवरलैप हो रही है, तो हम क्या कहते हैं? वो सिग्मा बॉन्ड बन, वहां पे सिग्मा बॉन्ड था, यहां पर भी हम सिग्मा एमओ कह देते हैं। वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा है, जो इस तरह के ओवरलैप से बने, और जो साइडवेज ओवरलैप से बने, इस तरह से बने, वो कैसी है? बोल देते हैं वो पाई बॉन्ड है। एक सिग्मा बॉन्ड है और दूसरा पाई बॉन्ड। ऐसी एक सिग्मा एमओ है और दूसरी पाई एमओ है। ठीक है, फाइन। बॉन्डिंग क्या है? सिग्मा और पाई। एंटी बॉन्डिंग क्या है? सिग्मा स्टार और पाई स्टार। एंटी बॉन्डिंग में एक सितारा लगा देते हैं, स्टार का मतलब अब ये एंटी बॉन्डिंग हो गया है, राइट? जैसे जैसे हाइड्रोजन है। अब अभी तक की बातें थोड़ी सी आपको है तो बड़ी सुंदर और बड़ी सिस्टमैटिक है, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है, पर हो सकता है इसको इमेजिन करने में कोई बहुत भव्यता आपको नजर ना आ रही। अब मैं आपको दिखाता हूं कि आप एटॉमिक ऑर्बिटल्स को कंबाइन करो, जैसे ये है। आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। कैसे? 1s और 1s मिले तो ये बन गया सिग्मा 1s। वाओ, इसमें दो दो न्यूक्लियाई हैं। हाँ जी। और इसके अराउंड ये अंडे जैसा क्या है? अंडे जैसा नहीं, एलिप्सॉइडल है अगर आप शेप देखें वैसे तो, यहाँ पे जो बना हुआ है, बट हाँ कुछ कुछ मतलब वो स्फेरिकल नहीं है, थोड़ा चपटा लंबा इस टाइप का है। ये सिग्मा 1s है। दोनों न्यूक्लियाई के बीच में रहने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है, पोर्शन मोटा हो गया है, और ऑपोजिट साइड में रहने की प्रोबेबिलिटी कम हो गई है, ये थोड़ा सा अंदर आ गया है। ऐसे कैसे बना लिया आपने ये सब? हम बना सकते हैं क्या? हाँ, क्यों नहीं। एमओ डायग्राम्स कैसे स्केच करते हैं ये बताता हूं आपको, बहुत मजा आएगा। ये आसान है, यूजफुल है, और बनने के बाद थोड़े स्टाइलिश भी लगते हैं, और आपको इनसे बहुत सारी सूचनाएं मिलती हैं। मेरे साथ सीखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले एक एक्सिस बना लीजिए। ये क्या है? जिस एक्सिस के अलोंग दो ऑर्बिटल्स आकर मिल रही हैं। मान लीजिए ये थी एक एस ऑर्बिटल और दूसरी भी थी एक एस ऑर्बिटल, इस तरह से ये आए और इन्होंने ओवरलैप करी। ठीक है, अब इस ओवरलैप के फलस्वरूप एक बार न्यूक्लियस बना लीजिए। ये न्यूक्लियस है। अगर ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो मतलब दोनों का वेव फंक्शन या तो प्लस प्लस है या दोनों का माइनस माइनस है, एक जैसा साइन है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। और अगर होगी तो दोनों के न्यूक्लियाई के बीच में, दोनों न्यूक्लियाई के बीच में रहने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी और ऑपोजिट साइड में रहने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। अच्छा, तो क्या होगा? तो ऐसा हो जाएगा। देखिए, एक है न्यूक्लियस और दूसरा है न्यूक्लियस। एक ये दो न्यूक्लियस हैं इस तरह से। तो ये पहले था और ये ऐसा बन गया, दिस इज सिग्मा 1s। अच्छा, बढ़िया है। तो यहां पर बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। हाँ जी, यहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। और अगर वेव फंक्शन का साइन ऑपोजिट होता, एक प्लस और एक माइनस होता, तो डिस्ट्रक्टिव हो जाती। काट डालते एक दूसरे को, काट डालते एक दूसरे को, तो कैसा दिखता? बताता हूं, वो भी बना के बताता हूं। मान लीजिए ये एक्सिस है दोनों न्यूक्लियाई की, और ये न्यूक्लियाई हैं, तो उनके बीचों बीच आप देखते हैं, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, तो ठीक बीचों बीच जहां इसका इसका असर सेम है, कैंसिल हो जाएगा, नोडल प्लेन आ जाएगा। अगर इस नोडल प्लेन से हल्का सा इस तरफ जाएंगे, जैसे इधर आ जाएंगे हल्का सा, तो क्या आप देख सकते हैं बीच में तो प्लस माइनस बराबर है, हल्का सा इधर आएंगे जहां मैं मार्क कर रहा हूं, इधर आ गए,
तो आप देखेंगे कि प्लस की तरफ आ गए, जहां पे वेव फंक्शन का साइन प्लस है, तो वहां प्लस वाला का थोड़ा ज्यादा मैग्नीट्यूड है और माइनस के लिए प्लस वाले न्यूक्लियस के पास है, माइनस वाले से थोड़ा दूर है, तो माइनस की मैग्नीट्यूड थोड़ी सी कम होगी, पर कैंसिल कर रहे हैं तो डिस्ट्रक्टिव। यहां पे ऐसा रह जाएगा कुछ। ये क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, उन्होंने अपने आप ही कर लिया। इनफैक्ट आप देखेंगे इस साइड में इलेक्ट्रॉन्स के रहने की प्रोबेबिलिटी घट जाएगी। अच्छा, और उल्टी साइड में चले जाएंगे, हाँ, इस तरह से। तो दोनों न्यूक्लियाई के बीच में रहने की बजाय न्यूक्लियाई के ऑपोजिट साइड में इलेक्ट्रॉन्स रहें, इसके चांसेस ज्यादा होंगे। ये अच्छा हुआ या बुरा? वेल, आइए एक बार देखें बॉन्ड की स्ट्रेंथ का इस पर क्या असर पड़ता है। ये डायग्राम तो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, पर इनसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो आर्ग्यूमेंट जो मैं आपको बता रहा हूं। क्या बताने जा रहा हूं? बॉन्डिंग ऑर्बिटल से स्टेबिलिटी बढ़ती थी और एंटी बॉन्डिंग से स्टेबिलिटी खत्म हो जाती थी, खराब हो जाती थी, पुअर हो जाती थी। ऐसा क्यों होता है, ये मैं आपको बताने चाह रहा हूं। ये डायग्राम आपको फिर भी कई अक्सर दिख जाएंगे, पर ये रीजनिंग वगैरह अक्सर खा ली जाती है। एक बार ध्यान से सुनिएगा, बहुत सरल, फंडामेंटल और खूबसूरत रीजनिंग है। अच्छा, एक बात बताइए, अगर दो एटम्स करीब आकर बॉन्ड बना रहे हैं तो कुछ अट्रैक्शन रिपल्शन है, हाँ, आप कह सकते हैं कि दोनों के न्यूक्लियाई एक दूसरे को रिपेल करते हैं, हाँ जी, और बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो एक न्यूक्लियस के ऊपर एक तो रिपल्शन का फोर्स लग रहा है दूसरे न्यूक्लियस से, और अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे, ऑपोजिट दिशाओं में लग रहा है, फोर्स बैलेंस हो जाएगा तो न्यूक्लियस अपनी जगह टिका रहेगा, ठीक है। एंटी बॉन्डिंग में देखिए, उल्टे साइड में इलेक्ट्रॉन के पास जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। अब न्यूक्लियस का एक दूसरे पर फोर्स कैसा है, इस दिशा में। इलेक्ट्रॉन्स का जो अट्रैक्शन है वो कहां है, वो भी है इस दिशा में। अरे, तो दोनों एक दूसरे को दूरी खींच रहे हैं, हाँ, तो एक दूसरे को दूरी खींच रहे हैं तो बॉन्ड को तोड़ना चाह रहे हैं, हाँ, इसीलिए तो नाम है बाबू एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग, तोड़ना चाहते, बने बनाए बॉन्ड को तोड़ना चाहते नालायक हैं, होते हैं ऐसे लोग, एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं। तो ऐसे ऑर्बिटल क्यों बना दिए? मैंने नहीं, इनको ईश्वर ने बनाया है। अब भगवान ने दिन बनाया तो रात बनाई, देवता बनाए तो राक्षस बनाए, बॉन्डिंग बनाई तो एंटी बॉन्डिंग बना दी, लीला प्रभु की वही जाने, ठीक है। तो आप ये देखें कि इस तरह से ये, मैं तो मेरा काम है आपको बता दूं कि ये होता है और क्या, क्यों, कैसे, साइंस के हिसाब से होता है। मैंने तो बता दिया आपको कि भाई दो ऑर्बिटल बनती हैं, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाता है तो बॉन्ड मजबूत होता है, उससे बॉन्ड की स्टेबिलिटी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉनों को भी मजा आता है। अगर इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में चले जाते हैं तो सिस्टम की स्टेबिलिटी कम होती है, बॉन्ड वीक हो जाता है। क्यों हो जाता है, ये भी जस्ट अभी अभी बताया मैंने आपको। सुंदर रीजन है, बहुत सरल कॉमन सेंस बेस्ड रीजन है, आप देखिए, राइट। चलिए, अब एक बार दर्शन कर लीजिए किसके, कौन है ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है आपकी, जो मैंने हाथ से स्केच कर दी थी, थोड़ा फॉर्मली स्केच्ड है और ये डिजाइनर स्केच ही है, ये कोई बहुत एक्यूरेट क्वांटम मैकेनिकल स्केच नहीं है। नंदलेस ऐसे फील आ जाती है कि वही बीच में एक नोडल प्लेन आ गया है, राइट। तो अगर आप थोड़ा सा पहले देखें, हमने एक शब्द कुछ लिखे थे, कौन सा, हमने कहा था इट मे और मे नॉट हैव अ नोडल सरफेस, और यहाँ कहा था इट ऑलवेज हैज अ नोडल सरफेस। मैं याद दिलाना चाहता हूं, मैंने कहा था आगे बताएंगे, बता दिया है, और आपको याद भी दिला रहा हूं कि बता दिया है, ताकि आपको याद रहे कि हाँ, उधारी चुका दी गई है, ठीक है ना। अच्छा, और यहां पे देखिए, मान लीजिए अगर आपके पास एक सिंपल सा केस लेते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, H एटम और H एटम, एक इलेक्ट्रॉन 1s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है। मत भूलिए, अगर ये कंबाइन करेंगी तो ये बना देंगी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग एमोस, इस तरह से। अच्छा, बन तो गई। अब लोग कहते हैं फायदा क्या हुआ, एक की स्टेबिलिटी बढ़ी तो एक की कम हो गई, तो ऊपर नीचे मिला कि बात तो वही होगी, तो जबरदस्ती की ड्रामा काहे को कर रहे हो? फर्क पड़ेगा, फायदा हुआ कैसे? आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए। अगर 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं तो क्या आप देख सकते हो कि 2 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहां जाएंगे? वो यहां जाएंगे। अरे, वो तो यहीं आ गए। हाँ, और कहां जाते? तो ऊपर, ऊपर तो एंटी बॉन्डिंग है, हाँ, और उतने इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, हाँ हाँ, तो वो तो खाली है, हाँ, तो उसका होना न होना बराबर है। फिलहाल ये तो आसान है,
बिल्कुल, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। अच्छा, ये भी लिखना आता है। इनफैक्ट अगर एमओ थ्योरी में आप किसी का वर्णन कर रहे हैं, तो माना जाता है आपको इतना ही करना है क्या? उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देनी है। तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? वो होगी सिग्मा 1s2, क्योंकि उसमें सिग्मा 1s बनी है और उसमें 2-2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए गए हैं। दैट्स इट। अच्छा, ठीक है। पर अगर मान लो इसमें कोई और स्पीशीज होती, कौन सी? जैसे अगर इसमें H2 प्लस या H2 माइनस करके कुछ होता, ऐसे भी कुछ होता है क्या? तो कल्पना कर लीजिए, दो हाइड्रोजन हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन नोच लिया, H2 प्लस बना दिया। अच्छा, तो ये ऐसा है कि एक तरफ एक इलेक्ट्रॉन, एक तरफ कुछ नहीं है। क्या बनेगा? इसका ये हो जाएगा सिग्मा 1s1। और H2 माइनस का मतलब क्या हुआ कि टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 तो यहां जाएंगे, तीसरा कहां जाएगा? तीसरा ऊपर चला जाएगा एंटी बॉन्डिंग में। हाँ, कैसा हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1। अच्छा, ठीक है, बस ऐसे। तो 3-3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया आपने, ऐसे ही काम होता है। तो आप ये देखें, ये तो हाइड्रोजन था। अगर इसी की बजाय कोई कहता कि सबके डाई हीलियम हो सकती है, He2 कैसे? देखते हैं। हम कहते हैं कि He2 अगर होता तो एक हीलियम में है 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी हीलियम में भी है 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4। और जैसे ही पता चल गई, अब एमओज में भरते चले जाओ कि सबसे पहले आती है सिग्मा 1s 2 इलेक्ट्रॉन, उसके ऊपर आती है सिग्मा स्टार 1s, उसमें भी है 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, तो अगर मेरे पास He2 होता तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 इस तरह से हो जाते हैं। ये अच्छा लग रहा है? पता नहीं, बॉन्डिंग में तो गए तो बड़ा अच्छा लगा, पर वो तो एंटी बॉन्डिंग में भी चले गए। हाँ, बॉन्डिंग वालों ने बॉन्ड बनाया तो एंटी बॉन्डिंग वाले तो जोर लगा रहे हैं तोड़ने के लिए। हाँ, तो क्या होगा? तोड़ देंगे। मतलब अगर बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बराबर है, तो वो एक दूसरे को काट डालेंगे, खल्लास कर देंगे। और अगर जितना मजा आ रहा था उस रिपल्शन से वो कट गया, तो नेट क्या होगा? क्या He और He ही करते हुए बॉन्ड बनाएंगे? नहीं, वो ही करते हुए अलग हो जाएंगे। मतलब He2 एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ में नहीं आया, पता नहीं क्या बोल दिया आपने। दोबारा बताता हूं और एक नए कंसेप्ट के साथ बताता हूं, एक नई परिभाषा बोलता हूं, आपको बहुत मजा आएगा। आप सुनो मेरी बात। एक शब्द आता है जिसे कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर। क्या क्या क्या? बॉन्ड ऑर्डर। क्या था बॉन्ड ऑर्डर? हमने बहुत बातें करी हैं बॉन्ड ऑर्डर की, याद है आपको? हाँ जी। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता था? आ, हम कहते थे कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो इसका मतलब है बॉन्ड ऑर्डर 1 है। अगर डबल बॉन्ड है इसका मतलब है बॉन्ड ऑर्डर 2 है। ट्रिपल है इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर 3 है। 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, कोई 2 एटम्स हैं जैसे H और H, अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं तो हम कहेंगे सिंगल बॉन्ड है या बॉन्ड ऑर्डर इज 1। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड हैं, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड बिटवीन 2 एटम्स, उसको डिवाइड बाय 2 कर दो, उसको डिवाइड बाय 2 कर दो, तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाता है। 2 शेयर्ड हैं तो बॉन्ड ऑर्डर 1, 4 शेयर्ड हैं तो बॉन्ड ऑर्डर 2 और 6 शेयर्ड हैं तो बॉन्ड ऑर्डर 3। ऐसे तो लिखते हैं, ठीक है। अब यहां शेयरिंग तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाली तो है नहीं, यहां तो एमओज में इलेक्ट्रॉन है। हाँ जी, क्या कहेंगे? तो एमओज तो सारी शेयरिंग वेयरिंग के बाद ही बने हैं, तो हम कह देंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स अपॉन 2। ये क्या है? दिस इज बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्डिंग ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो एक सिंगल बॉन्ड बना देंगे। इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2/2 विच इज 1 हाइड्रोजन के केस में। अगर एंटी बॉन्डिंग में भी है तो वो बॉन्ड काट डालेंगे। अच्छा, तो 2 माइनस 2/2 विच इज 0। 0 हो गया, मतलब बॉन्ड ही नहीं बना। आपको पता है ना नोबल गैसें कहां बॉन्ड बनाती हैं? He2 का बॉन्ड ऑर्डर 0 होना चाहिए था, और है। इसमें सदमे और आश्चर्य की कौन सी बात है? ठीक है।